बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। कस्टम एक्ट 1969 का आज हम सेकंड चैप्टर का सेकंड सेशन कर रहे हैं और इसमें हमने सेक्शन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 ये 5 सेक्शन को कवर करना है। और ये ज़्यादातर जो हमारे लास्ट सेक्शन में पढ़े थे वो एक ही सेक्शन था। सेक्शन 3 में हमने जो मुख्तलिफ डायरेक्टरेट्स हैं और इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं उनको नोटिफाई किया जाता है किसी भी एरिया में जब उनकी अपॉइंटमेंट होती है तो फेडरल जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसको ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश करता है। तो इसी तरीके से बाकी जो ऑफिसर्स हैं, जो भी चीफ कलेक्टर है, एडिशनल कलेक्टर है या फिर कलेक्टर कस्टम कलेक्टर अपील है, तो उनकी क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, उनको भी ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश किया जाता है। और वो ज़िम्मेदार होते हैं जहाँ पे उनको अपॉइंट किया जाए वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, वो अपनी ड्यूटीज़ दें। और किसी सीनियर ऑफिसर्स के पास ये भी है कि वो अपनी पावर्स को डेलीगेशन कर सकता है, लेकिन ये एक लिमिट होती है कि जो डेलीगेटेड पावर्स होती हैं, यानी कि चीफ कलेक्टर की अगर कोई ड्यूटी है और उसने अपने एडिशनल कलेक्टर को कोई ज़िम्मेदारी अपनी डेलीगेट कर दी है, तो अब एडिशनल कलेक्टर जो है वो डेलीगेटेड ड्यूटी को आगे डेलीगेट नहीं कर सकता फर्दर। ये एक लिमिट रखी जाती है। और अगेन अगर कोई जूनियर ऑफिसर हो और उसको सीनियर ऑफिसर की अपॉइंटमेंट या उसको ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए कहा जाए तो वो भी उसको पूरी करनी होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है आज के सेशन में, जो अगर हम समरी करें तो कोई और फेडरल गवर्नमेंट का ऑफिसर है या कोई बैंक का ऑफिसर है तो उसको अगर कस्टम ऑफिसर की ज़िम्मेदारियाँ दे दी जाएँ कि वो बतौर कस्टम ऑफिसर किसी जगह पे उसको तैनात कर दिया जाए, तो वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगा। लेकिन उस पर 2 रूल लागू होंगे। अगर कोई वो एम्बेजलमेंट करता है या फिर अपनी ज़िम्मेदारियों में कोताही करता है तो जिस डिपार्टमेंट का वो है उस डिपार्टमेंट के रूल्स रेगुलेशन भी उस पर अप्लाई होते हैं। और कस्टम की भी सेक्शन 156 के मुताबिक जो पेनल्टी है वो इम्पोज होती है और उसको पाबंद किया जाता है कि वो कस्टम ऑफिसर के किसी और जिसकी जुरिस्डिक्शन है जो उसको सौंपी गई है उससे बाहर दूसरे किसी और ऑफिसर के काम में मदाखलत ना करे, इंटरफेरेंस ना करे। तो चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। और जो इसमें एडिशनल चीज़ होगी मैं वो आपको हाईलाइट करूंगा, साथ में हम रीड भी करते हैं। पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स ऑफ कस्टम्स एंड ऑफिसर ऑफ कस्टम्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3। तो हमने ये पहले बात की कि सेक्शन 3 के मुताबिक ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होती है और उनके हमने डेजिग्नेशन वाइज भी बात की थी कि कौन कौन से ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है। शेल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड डिस्चार्ज सच ड्यूटीज़ एज आर कन्फर्ड और इम्पोज ऑन हिम बाय और अंडर दिस एक्ट, कि इस एक्ट के मुताबिक जो उसकी जिम्मेदारियाँ उसने पूरी करनी है। एंड ही शैल आल्सो बी कम्पिटेंट to exercise all powers and discharge all duties conferred or imposed upon any officer subordinate to him। कि एक तो उसने अपनी जिम्मेदारियां जो हैं ऑन वो पूरी करनी है और उसके बाद किया 2-3 सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, वो जो जिम्मेदारी उसकी इन सबॉर्डिनेट्स की होंगी वो भी इसने देखनी है कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हों। अगर कोई नहीं करेगा तो उसका ज़िम्मेदार भी सीनियर ऑफिसर होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि उसका जो सबॉर्डिनेट होगा उसको जो इम्पोज की गई हैं जिम्मेदारियाँ वो भी इसको पूरी करवानी है। प्रोवाइडेड दैट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट और द रूल्स द बोर्ड में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर इम्पोज सच लिमिटेशंस और कंडीशंस ऑन एक्सरसाइज ऑफ सच पावर्स एंड डिस्चार्ज ऑफ सच ड्यूटीज़ एज इट थिंक्स फिट। कि जहाँ पे कहा जाए कि ये आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं लेकिन उस जिम्मेदारियों में से कुछ जो है वो क्वेश करना चाहता है तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये पावर है, वो थ्रू नोटिफिकेशन उसको लिमिट कर सकता है या एडिशनल जिम्मेदारियां भी दे सकता है। तो यहाँ पे मैंने काटा इसलिए लगाया कि उसकी नॉर्मल जुरिस्डिक्शन में ये उसकी जिम्मेदारियां थी और कुछ को अगर वो लिमिट करना चाहता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो वो भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर आ जाता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। इसको थोड़ा सा हम आसान करके समझेंगे, वैसे तो एक मिक्स हो जाती हैं। तो चलते हैं ज़रा, पहले हम देख लेते हैं कि इनकी हिरार्की क्या है। सबसे पहले क्या है, चीफ कलेक्टर है ना हमारे पास, चीफ कलेक्टर चीफ कलेक्टर, उसके बाद है एडिशनल कलेक्टर्स कस्टम और इसके अलावा उसके नीचे आता है डिप्टी कलेक्टर
और इसके बाद आ जाता है असिस्टेंट कलेक्टर। ठीक है जी। और असिस्टेंट कलेक्टर के नीचे और भी अफसर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, अगर फ़र्ज़ किया चीफ़ कलेक्टर मौजूद नहीं है तो एडिशनल कलेक्टर को कहा जा सकता है कि वो चीफ़ कलेक्टर की ज़िम्मेदारियाँ करे। तो या फिर यहाँ पे अगर डेलीगेशन ऑफ पावर को ही हम सिर्फ समझ लेते हैं, आगे चल के फिर दोबारा इसको लिख लेंगे कि चीफ़ कलेक्टर की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों में से कुछ एडिशनल कलेक्टर को दे सकता है, और एडिशनल कलेक्टर अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो उसकी फंक्शंस हैं जो उसको इस एक्ट के मुताबिक दी गई हैं वो डिप्टी कलेक्टर को दे सकता है, और डिप्टी कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर को दे सकता है। तो जो अपनी पावर्स किसी जूनियर ऑफिसर को डेलीगेट की जाती हैं कि मैं ये काम आपको सौंप रहा हूँ या आपकी ज़िम्मेदारी लगा रहा हूँ, तो इसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर्स। तो जो सीनियर होता है वो अपने जूनियर को ही डेलीगेट करता है, जूनियर कभी डेलीगेट नहीं करता सीनियर को, बल्कि वो एक एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ होती हैं जो जूनियर सीनियर की जगह पे करता है। तो डेलीगेशन ऑफ पावर का मुराद ये है कि सीनियर ऑफिसर जब जूनियर को अपनी पावर्स डेलीगेट कर देता है या ट्रांसफ़र कर देता है। द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एंड सब्जेक्ट टू सच लिमिटेशन एंड कंडीशन एज मे स्पेसिफाइड देयर इन एम्पावर बाय नेम और डेजिग्नेशन, यानी कि बाय नेम या डेजिग्नेशन के ज़रिए से उसको कह सकता है कि एनी एडिशनल कलेक्टर और कस्टम और डिप्टी कलेक्टर ऑफ कस्टम टू एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कलेक्टर ऑफ कस्टम अंडर दिस एक्ट, कि जो कलेक्टर कस्टम है या चीफ कलेक्टर है उसकी जिम्मेदारियां कौन करेगा पूरी, एडिशनल कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर। और फर्दर क्या है कि एनी डिप्टी कलेक्टर और कस्टम असिस्टेंट कलेक्टर, उसको ये कहा जा सकता है कि आपने जिम्मेदारी निभानी है किसकी, एडिशनल कलेक्टर की, यानी कि ये जो एडिशनल कलेक्टर है डिप्टी कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर को ये कहा जा सकता है। इसी तरीके से असिस्टेंट कलेक्टर को ये कहा जा सकता है कि आपने डिप्टी कलेक्टर की जिम्मेदारियां पूरी करनी या उसकी जो पावर्स हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो एनी अदर ऑफिसर ऑफ द कस्टम विद एनी अदर डेजिग्नेशन, की असिस्टेंट कलेक्टर को किसी एडिशनल कलेक्टर की अगर या असिस्टेंट कलेक्टर को चीफ कलेक्टर को जिम्मेदारी दे देता तो ये भी मुमकिन है, लेकिन सीनियर जूनियर को ही अपनी पावर्स को ट्रांसफ़र करेगा, तो इसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर। अच्छा, सब सेक्शन 2 इसका, अनलेस द बोर्ड इन एनी केस अदरवाइज डायरेक्ट्स, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, कलेक्टर may authorize any officer to exercise within any specified area any of the powers of the director general, director collector or director collector or any other officer of the custom under this act, कि जहाँ पे बोर्ड नोटिफाई करेगा या बोर्ड डायरेक्शन देता है कि इस तरह आपने नहीं करना, अगर मना ना करे तो डायरेक्टर जनरल अपने डायरेक्टर को कह सकता है, डायरेक्टर कलेक्टर को कह सकता है, या कलेक्टर को डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। ये मुमकिन है जहां पे बोर्ड लिमिट कर देगा या उस पर डायरेक्शन दे देता है कि ये ऐसा नहीं करना, तो वो जिम्मेदारियां फिर ट्रांसफ़र नहीं की जा सकेगी। अभी यहाँ पे आ जाता है सेक्शन नंबर 6, जिसमें इंट्रस्टमेंट ऑफ फंक्शंस ऑफ कस्टम्स ऑफिसर टू सर्टन अदर ऑफिसर, कि अगर कोई और ऑफिसर जो फेडरल गवर्नमेंट का है, कस्टम कैडर का नहीं है, और उसको कहा जाए कि कस्टम के रेलिवेंट यहाँ पे आपने जिम्मेदारियाँ देनी है, या उसका ट्रांसफ़र हो जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से या किसी बैंक के जॉब करने वाले जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हो, कोई ऑफिसर या कोई डायरेक्टर, तो उसने फिर वो जिम्मेदारियाँ पूरी करनी हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो दूसरे जो कस्टम के ऑफिसर्स हैं उनके एरिया में या जुरिस्डिक्शन में इंटरफेरेंस ना करे। तो ये बात ओवरऑल समरी है, इसको अब हम रीड करते हैं, इसमें जो चीज़ है वो आपको समझ आ जाएगी। इंट्रस्टमेंट का मतलब होता है कि सौंप देना, अब फंक्शंस यानी कि वो जिम्मेदारियाँ कस्टम ऑफिसर्स की टू सर्टन अदर ऑफिसर, के जो दूसरे ऑफिसर बाकी कैडर के हैं जो नॉन कस्टम कैडर के अलावा हैं। द बोर्ड में किसको पावर दी गई है, बोर्ड को, may by notification in the official gazette entrust either conditionally or unconditionally any functions of the officers of the custom under this act to any officer of the federal government, provincial government, state bank of Pakistan and schedule bank, provided that there where any officer in performance of his functions under this section commits any offence under this act, such officer shall, in addition to any other penalty which may imposed under any other law for the time being in force, be liable to such punishment as is specified in subsection 1 of the section 156 for the offence committed by him। यानी कि एक तो कस्टम के रेलिवेंट रूल्स हैं वो तो उस पर अप्लाई होंगे ही अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट से यहाँ आता है, ठीक है, वो यहाँ पे आया, लेकिन साथ में उसको अपने डिपार्टमेंट के रेलिवेंट जो रूल्स हैं
उसके मुताबिक भी पेनल्टी हो सकती है, यानी कि उसके ऊपर दोहरा कानून लागू होना शुरू हो जाता है। सब सेक्शन 2 कहता है नो ऑफिसर इंटरेस्टेड विद एनी फंक्शंस ऑफ एनी ऑफिसर ऑफ कस्टम अंडर सब सेक्शन 1 शैल इंटरफेयर इन एनी मैनर in the performance or discharge of any duty by an officer of custom in places notified under section 9। सेक्शन 9 में जो नोटिफाई की गई हैं, तो वो अफसर जो है वो कस्टम ऑफिसर की जो जिम्मेदारियां हैं उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, उसमें जो है वो उसको प्रॉपरली काम करने देगा, उसके अंदर कोई भी वो अपनी जो है वो फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 7 असिस्टेंट टू दी ऑफिसर्स ऑफ कस्टम। यहाँ पे ये कहा गया है कि कस्टम ऑफिसर जितने भी हैं उनको पाकिस्तान के सिविल जो आर्मेड पुलिस है, इसके अलावा जो एक्साइज के हैं या बाकी पुलिस है, आर्मेड फोर्सेस हैं, सिविल आर्मेड फोर्सेस, उनको पाबंद किया गया है कि जहाँ पे उनको कस्टम ऑफिसर को उनकी मदद की ज़रूरत पड़े, हेल्प की ज़रूरत पड़े, वो उनको अपनी मदद दें और उनको अपनी जो कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करने में जो भी दुश्वारी आ रही है तो किसी दूसरी डिपार्टमेंट के ऑफिसर की ज़रूरत पड़े तो वो उनकी मदद करेंगे। ऑल ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल एक्साइज पुलिस and the civil armed forces and all officers engaged in the collection of land revenue are hereby empowered to and required to assist officers of the custom in discharge of their functions under this act। कि इस एक्ट के मुताबिक जो कस्टम अफसर्स अपना काम कर रहे होंगे उनको अगर कहीं मदद की ज़रूरत पड़ती है तो सिविल आर्मेड फोर्सेस, सेंट्रल एक्साइज या पुलिस की डिपार्टमेंट उनके पाबंद हैं कि वो उनकी मदद करें। इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 8 जहाँ पे किसी ज्यूरी यानी कि एक पंचायत टाइप होती है या जो असेसर है किसी और जगह पे उनको जो पेश होने से इस्तिस्ना हासिल है कि अगर कस्टम ऑफिसर जिनको गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी और कोई दूसरा उनको डिपार्टमेंट या ज्यूरी उनको बुलाए तो वो जाने के पाबंद नहीं होंगे। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ नो ऑफिसर ऑफ द बोर्ड और कलेक्टर ऑफ कस्टम्स and no other officers of customs whom the board or collector or customs deems it necessary to exempt। जहाँ पे कस्टम की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ज़रूरी लगे कि इनको इस्तिस्ना देना है तो इस्तिस्ना दे दिया जाए ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक ड्यूटी के उनको जो अवामी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करनी है, निभानी है, इसलिए वो अपना काम करें। तो शैल बी कंपेल्ड टू सर्व ऑन एनी ज्यूरी और इंक्वेस्ट और एनी असेसर कि उनको कोई ज्यूरी बुलाती है, इंक्वेस्ट कोई बुलाता है या असेसर कोई बुलाता है तो उनके सामने पेश होना उनके लिए लाजमी नहीं है। नो ऑफिसर ऑफ द बोर्ड और कलेक्टर और कस्टम्स, नो अदर ऑफिसर ऑफ द कस्टम होम द बोर्ड कलेक्टर और कस्टम डीम्ड इट नेसेसरी टू एग्जाम। जहाँ पे वो उसको मुनासिब समझेंगे उसको इस्तिस्ना दे सकते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस तरह की वीडियोस जितनी भी होती हैं जब जितना आप उस पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं उतने ही हम उससे बेहतर के लिए कोशिश करते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।